कमर्शियल प्रॉपर्टी बाजार पटरी पर लौटती हुई दिख रही है। अब सवाल है निवेश का, जो कि सीधे मुझसे और आपसे जुड़ा हुआ है। क्या मौजूदा वक्त में कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करने का समय है? किस तरह से चुने कमर्शियल प्रॉपर्टी? और अगर महामारी की एक और लहर आती है तो क्या रियल एस्टेट सेक्टर इसके लिए तैयार है? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज मेरे साथ है हाउसिंग.com के ग्रुप CFO विकास वधावन। थैंक यू सो मच विकास, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। महामारी की पहली और दूसरी लहर ने प्रॉपर्टी बाजार को बहुत बुरी तरह से पटका। अब लग रहा है थोड़े थोड़े धीमे धीमे हम हालात जो है बैक टू प्री कोविड लेवल्स जा रही हैं। कुछ राज्यों में तो अभी हम देख रहे हैं मामले फिर से बढ़ने लगे हैं, एक और लहर भी आ रही है। इसका आप रियल एस्टेट पर किस तरह का असर देख रहे हैं? थैंक यू प्रियंका। तो आपका सवाल जो है काफी रेलेवेंट सवाल है, स्पेशली जब हम देख रहे हैं कुछ एक स्टेट्स में कोविड के मामले दोबारा से बढ़ने शुरू हो गए हैं। लेकिन आई थिंक हमने कोविड के साथ अब रहना सीख लिया है। पहला तो मेरा ये मानना है। दूसरा, जिस तरह से हमारे देश में वैक्सीनेशन ड्राइव रन किया गया, करीब 200 करोड़ वैक्सीन अभी तक किए जा चुके हैं, जिससे करीब 90% लोगों को एक से अधिक वैक्सीन डोजेस दी गई हैं, जिससे अब भी अगर दोबारा से कोविड केसेस आएंगे भी तो अंदेशा ये है कि उसका बहुत ज्यादा हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं होगा। इन सब चीजों के चलते मुझे नहीं लगता कि इसका रियल एस्टेट पे बहुत ज्यादा असर होगा, अगर हम कोविड केसेस बढ़ते हुए देखते भी हैं। लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल नहीं होगा। शॉर्ट टर्म डिसरप्शन हो सकता है कि अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो शायद हम देखें कुछ स्ट्रिंजेंट मेजर्स डिफरेंट स्टेट अप्लाई कर देंगी कि एक सेमी लॉकडाउन आ जाए, या कोई पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट में लॉकडाउन आ जाए, या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को रोक दिया जाए। बट ओवरऑल डिमांड सेंटीमेंट पे और जो डेवलपर्स के लॉन्च कैलेंडर्स हैं उन पे मेरे को इसका कोई असर पड़ता नहीं दिखता है। तो विकास, आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में तो एक अच्छी पिक्चर नजर आ रही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में दो पेन है जो मुझे नजर आ रहे हैं, और मेरी रीडिंग है कि इसका डिमांड पर असर पड़ेगा। फर्स्ट पेन है कि हम फिर से देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट, एक जो लो इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो बहुत लंबा रहा वो अब खत्म हो रहा है। RBI जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के मूड में है, बैंक्स भी बढ़ा रहे हैं। और दूसरा, रॉ मटेरियल प्राइसेस, ये तो कंसर्न आपको नहीं लगता डिमांड पर असर डालेंगे विकास? नहीं, तो देखिए, आपने दो चीजों के लिए क्वेश्चन पूछा। पहला होम लोन इंटरेस्ट रेट के लिए, दूसरा इनपुट कॉस्ट के लिए। मैं इन दोनों को अलग करके एक बार आपको आंसर करता हूं। जो होम लोन इंटरेस्ट रेट की बात है, मेरा मानना यह है कि उसका डिमांड पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति घर खरीदने के लिए प्लान करता है तो होम लोन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है उसके घर खरीदने या ना खरीदने के लिए। लेकिन अगर आप देखें तो होम लोन का टेन्योर होता है 15 से 20 साल ऑन एन एवरेज, और आज की डेट में जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको अगले 1 साल की सर्टेनिटी देता है कि आपका इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाला है। एनीवेज 1 साल के बाद वो इंटरेस्ट रेट हमेशा ओपन रहते हैं मार्केट रेट से लिंक करने के लिए। तो अभी जो 25.25% या 0.5% का चेंजेस हो रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा डिमांड सेंटीमेंट पे कोई फर्क नहीं आएगा। डिमांड सेंटीमेंट बहुत स्ट्रांग है और लोग घर खरीदना चाहते हैं या अपने घर को अपग्रेड करना चाहते हैं। नाउ दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा इनपुट कॉस्ट के लिए। इनपुट कॉस्ट और जो इंटरेस्ट रेट है उसका भी इंपैक्ट आएगा इनपुट कॉस्ट पे, बिकॉज डेवलपर्स भी काफी हद तक बैंक फंडिंग पे रिलाय करते हैं। तो इन दोनों चीजों के चलते अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है और इनपुट कॉस्ट बढ़ता है तो डेवलपर का जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो काफी इंपैक्ट रहता है। इसके चलते ये हमने देखा है कि काफी सारे डेवलपर्स ने ये डिसाइड कर लिया है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस वो लोग बढ़ाएंगे, और कुछ डेवलपर्स ने अप्रैल और मई के महीने में प्रॉपर्टी प्राइसेस 5 से 7% बढ़ाए भी हैं। तो इससे सिर्फ यही आता है, डिमांड सेंटीमेंट पे कोई फर्क नहीं होगा, इनपुट कॉस्ट पे फर्क है जिससे डेवलपर के मार्जिन इंपैक्टेड है, इसलिए उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता और वो प्रॉपर्टी प्राइसेस को बढ़ाएंगे। तो इसलिए जिनको घर खरीदना है, जितना जल्दी खरीदेंगे उतने अच्छे प्राइस पे खरीद पाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ना आने वाले समय में निश्चित। बिल्कुल, और बढ़ने भी शुरू हो गए हैं। आप खुद भी बता रहे हैं, हम भी अपने हेडलाइन में बता चुके हैं कि प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ गए हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कमर्शियल प्रॉपर्टी, जो कि हमारी आज फोकस स्टोरी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश क्या करना सही रहेगा? और कमर्शियल प्रॉपर्टी को जब हम हाउसिंग प्रॉपर्टी के मुकाबले दोनों को कंपेयर करेंगे तो रिटर्न के लिहाज से आप क्या बेटर मानते हैं?
जो ये दोनों तरह की प्रॉपर्टी आपने बात किया, इनफैक्ट इसमें 3 डिफरेंट सेगमेंट आ जाते हैं। पहला तो जो लोग हाउसिंग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, वो एक बहुत अलग सेगमेंट है, और उनका जनरली हमने देखा है कि या तो वो पहले अपने लिए घर खरीदते हैं, फिर दूसरा अगर उनका लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है कि कभी वो किसी समय में एक शहर में जाके रहना चाहते हैं, तो वहां घर खरीदते हैं, बट उसको फॉर द टाइमिंग अपने रेंट पे चढ़ा देते हैं, सो दैट उनको एक रेंटल इनकम आता रहे। तीसरा एक सेगमेंट होता है जो कि रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है फ्रॉम अ कैपिटल एप्रिसिएशन पर्सपेक्टिव। तो वो जनरली ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करता है जहां पर आज के समय में कोई बहुत एक्टिविटी नहीं है, लेकिन माना जाता है 4 से 5 सालों में बहुत एक्टिविटी होगा। तो उसका जो एक्सपेक्टेशन होता है वो कैपिटल एप्रिसिएशन का एक्सपेक्टेशन होता है, रेंटल इनकम का एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। नाउ आते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए। तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज में जो इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ साथ वो रेंटल यील्ड के ऊपर भी फोकस रखते हैं। और कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले दो तरह के कस्टमर इन्वेस्टर सेगमेंट होता है। एक सेगमेंट होता है जो रिटेल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, दूसरा होता है जो कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है। ये दोनों अलग अलग सेगमेंट है, बिकॉज रिटेल में आप जिस टिकट साइज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कमर्शियल में जनरली वो नहीं मिलता है। और जब मैं कमर्शियल बोल रहा हूं तो मैं ऑफिस स्पेसेस की बात कर रहा हूं, जहां पे बड़े ऑफिस स्पेसेस होते हैं, टिकट साइज इन्वेस्टमेंट का आपका बढ़ जाता है। तो वो रिटेल तो इन्वेस्टर के लिए वो स्पेस नहीं होता है, हाँ, कमर्शियल तो ऑफिस मैं स्पेस उनके लिए, ये रिटेल जो आप बता जनरली रहे नहीं थे, होता, ओके, वो तो उनके लिए वो दुकान कमर्शियल खरीद सकते रिटेल हैं। स्पेसेस होते हैं जो हम देखते करेक्ट, हैं कि कई जगह पर ये बोर्ड्स भी होते हैं, यहाँ पे दुकान है। निवेश कीजिए और रिटर्न आपको मिलेगा। आप उसे सही हाँ जी। निवेश मानते हैं? हाँ, तो पहले मैं आपके पहले वाले क्वेश्चन में एक और पॉइंट ऐड कर देता हूँ। रिटेल सेगमेंट में, शॉप्स में, आई थिंक ये एक अच्छा समय है इन्वेस्ट करने का, ओके। क्योंकि रिटेल काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है। कमर्शियल जो ऑफिस स्पेसेस हैं, वहां पे भी एक अच्छा ट्रेंड देखा गया है। कोविड के बाद बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट आया था, ऑक्यूपेंसी रेट बहुत गिर गए थे, लेकिन अभी देखा गया है ऑक्यूपेंसी रेट वापस कोविड लेवल को, प्री कोविड लेवल पे आ गए हैं। बहुत सारी कंपनीज नाउ, जैसा आपने भी अभी बोला कि वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस का डिबेट चल रहा है, बहुत सारी कंपनीज एम्प्लॉयज को वापस ऑफिस बुला रही हैं। मेरा मानना यह है कि वो शायद परमानेंट वर्क फ्रॉम ऑफिस नहीं होगा, कुछ एक मिली जुली सरकार बनेगी जो कि एक ब्लेंडेड वो रहेगा कि हाइब्रिड हाइब्रिड वर्क फॉर्मेट एंड में काम करेंगे हाइब्रिड, जी। हाँ। अच्छा विकास, मैं तो आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपने कहा कि कमर्शियल में रिटेल शॉप्स जैसे जगह पे निवेश आप कर सकते हैं, रिटर्न के मामले में ये आपको लगता है आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है, लेकिन जब कोई कमर्शियल रिटेल स्पेस को चुनता है, मैं ये रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में बात करने वाली हूँ, ना कि वो बड़े इन्वेस्टर्स जो बड़े बड़े कमर्शियल स्पेस में करते हैं, तो उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर हम कई बार देखते हैं कि बहुत चमचमाती हुई सी कार दिखा दी जाती है और उसके बाद ढांचा तक तैयार नहीं होता है उस कार का, और लोग फिर परेशान घूमते रहते हैं, जी पैसे फंस गए। तो आप किन बातों में कहते हैं, कौन से वो चेक बॉक्सेस हैं जो एक रिटेल इन्वेस्टर को टिक करना चाहिए वहां पर अपनी मेहनत की कमाई लगाने से पहले? देखिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट के बेसिक प्रिंसिपल सेम रहते हैं, चाहे आप स्टॉक में इन्वेस्ट करें, चाहे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, या आप किसी और एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें। तो जब आप रिटेल कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो आपको मद्देनजर रखना है कि डेवलपर कौन है, वो डेवलपर का मार्केट स्टैंडिंग क्या है, क्या उस डेवलपर की मार्केट स्टैंडिंग अच्छी है या नहीं है, उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज क्या है, क्या वो ये प्रोजेक्ट डिलीवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर उनकी मार्केट स्टैंडिंग अच्छी है, तो जो भी वो रिटेल प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे, वहां पे लोग आएंगे, उस मॉल में, उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लोगों का फुटफॉल होगा, उसके चलते आपको अच्छा रेंटल मिलेगा और कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप जनरली अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है, तो आपका पूरा पैसा रिस्क में आ जाता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको देखना है, कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको जनरली लोन नहीं मिलता है, क्योंकि आप एक कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जो लोन मिलता भी है तो वो एक बहुत डिफरेंट इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम होम लोन इंटरेस्ट रेट। तो आपको अपने फाइनेंसेस को डेफिनेटली चेक द बॉक्स करना चाहिए कि आप क्या टिकट साइज का कमर्शियल ले रहे हैं, आप अपने फाइनेंसेस कितने डालेंगे, आप बैंक से क्या फंडिंग कराएंगे, उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, और उसका आपकी आरओआई पे क्या इम्पैक्ट आएगा। जब ये तीन चीजें आपके दिमाग में सॉल्व हो जाती हैं, तब आप एक अच्छी माइक्रो मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको जहां इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां पर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल यील्ड के पर्सपेक्टिव से, दोनों ही लिहाज से आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके।
राइट तो सबसे ज़रूरी कि रेपुटेशन देखें और आप जिस बिल्डर के इस प्रोजेक्ट में डालने जा रहे हैं उसकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी देखें, उसका पिछला काम देखें। एकदम नया कोई बिल्डर आके आपको बहुत ज़ोरदार रिटर्न प्रॉमिस करने लगे तो ज़रा आपको सावधान रहना चाहिए। अपने फिनेंसेस देखें, लोन इसमें नहीं मिलेगा। लोकेलिटी देखें जहां पर आप ये खरीदेंगे उसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है।